Hello everyone. So today we'll be starting our next chapter, that is capitalization. Starting with the meaning of capitalization. कैपिटलाइजेशन मीन्स टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कि एक बिजनेस में टोटल हम कितना अमाउंट, कितनी कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टोटल कैपिटल को, टोटल अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। कि एक फर्म को बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए होती है। तो कैपिटलाइजेशन में होता है कि एक कंपनी को ग्रो करने के लिए, सेटअप करने के लिए टोटल कितनी कैपिटल चाहिए, दैट इज़ योर कैपिटलाइजेशन। स्टार्टिंग विद इन द ब्रॉड सेंस, अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन की, कैपिटलाइजेशन मीन्स फॉरकास्टिंग द नीड ऑफ फंड्स फॉर कंपनी, देयर सोर्सेज एंड द प्रपोर्शन। मतलब कि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फॉरकास्टिंग करना। किसकी फॉरकास्टिंग करना? फंड्स की। और वो फंड्स हमें कौन कौन से सोर्सेज से आएंगे, किस प्रपोर्शन में, वो होता है आपका कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन में हम सिर्फ टोटल कैपिटल को फाइंड आउट नहीं करते हैं। इन कैपिटलाइजेशन not only the total capital required is determined, but also the decision relating to the securities to be issued and the determination of necessary proportion among them are also included। कि कैपिटलाइजेशन में हम सिर्फ टोटल कैपिटल कितनी चाहिए एक फर्म को, सिर्फ उसको ही फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि उस टोटल कैपिटल के लिए हमने कितनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना है और किस प्रपोर्शन में। जैसे हमने शेयर कैपिटल इशू करनी है तो कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, या फिर कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, लॉन्ग टर्म लोन से हमने कैपिटल लेनी है, शॉर्ट टर्म लोन से कैपिटल लेनी है, तो कितनी सिक्योरिटीज़ हमने इशू करनी है उस टोटल कैपिटल के लिए, वो डिसीजन लेते हैं हम कैपिटलाइजेशन में। वहीं अगर हम बात करें नैरो सेंस में, कैपिटलाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस की तरह होता है जिसमें एक फर्म अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को देखती है। In narrow sense, capitalization refers to the process by which a firm determines the quantum of long-term requirements of funds for operating the business। एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए कितने फंड्स चाहिए, कितने लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, वो होता है आपका कैपिटलाइजेशन। ज़्यादातर जो आपके फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट होते हैं वो नैरो इंटरप्रिटेशन करके एक कंपनी की, अपने बिजनेस की कैपिटलाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल में आपकी आ जाएगी कि आप कितनी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो, बोरोड कैपिटल में आ जाएगी आप कितने लोन्स ले रहे हो, लॉन्ग टर्म लोन्स कितने ले रहे हो आप, और कितने शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हो अपनी कैपिटल कैपेसिटी को पूरा करने के लिए। Capitalization is the combination of owner's capital and borrowed capital. That means it tells about total funds invested in a company like share capital, debentures, long-term loans, short-term loans and reserves and capital। तो यहाँ से आपको कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कि इन सारी टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट इज योर कैपिटलाइजेशन। अब तक आपको कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड विच इंक्लूड शेयर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। कि कंपनी में टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है, शेयर कैपिटल की फॉर्म में, डेब्ट कैपिटल की फॉर्म में और रिजर्व्स और सरप्लस की फॉर्म में। वहीं हम बात करें सेकंड टर्म की, दैट इज योर कैपिटल। इस कैपिटल में क्या होता है? इस कैपिटल में हम निकालते हैं एक बिजनेस की क्या नेटवर्थ है। द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस इज द कैपिटल। एक कंपनी में उस कंपनी की क्या नेटवर्थ है, और नेटवर्थ कैसे निकलती है एक बिजनेस की? जब हम टोटल एसेट्स में से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को जब हम डिडक्ट कर देते हैं तो एक कंपनी की नेटवर्थ निकलती है। मतलब कि एक कंपनी में टोटल शेयर कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, ऑनर्स कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो होती है उस कंपनी की कैपिटल।
तो अब यहाँ से डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। कैपिटलाइजेशन में हम ऑनर्स कैपिटल को और डेब्ट कैपिटल को दोनों को इंक्लूड करते हैं, बट कैपिटल में हमने क्या ली, सिर्फ ऑनर्स कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल को इंक्लूड किया। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल क्या है, एक कैपिटलाइजेशन का पार्ट है। थर्ड आती है टर्म आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम एक कंपनी के लॉन्ग टर्म सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, जैसे ऑनर्स कैपिटल हो गया, आपकी शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या डिसीजन लेते हैं कि एक कंपनी कौन कौन से सोर्सेज से कैपिटल लेगी और किस प्रपोर्शन में, जिसका इफेक्ट एक कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी के ऊपर पड़ता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि एक बैलेंस बनाकर चलना किस किस के बीच में, ऑनर्स कैपिटल के बीच में और बोरोड कैपिटल के बीच में। तो दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको पता लग गया हो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग टर्म फंड्स में, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है वो आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में। बट कैपिटलाइजेशन में हम दोनों पूरी टोटल, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है उसका डिसीजन लेते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या है, कैपिटलाइजेशन का पार्ट है। लास्ट टर्म आती है आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज को लेते हैं, वहीं हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसका कंसेप्ट जो है वो वाइडर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज को भी और लॉन्ग टर्म दोनों सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, बट कैपिटल स्ट्रक्चर में जो हम डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज का लेते हैं। तो यहाँ से आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कैपिटलाइजेशन के बीच में, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज योर थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन की थ्योरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये हमें पता लगता है दो सिचुएशंस में। जब एक बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है और जब हम अपने बिज़नेस को ग्रो और एक्सपैंड करना चाहते हैं, उस केस में कितनी कैपिटलाइजेशन चाहिए होती है। तो हम पहले इस सिचुएशन की बात करते हैं कि जब हम अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे पता करना। वहीं अगर हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो एक्सपैंड करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से सोर्सेज से हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहते हैं, ये हमें पता लगता है दो थ्योरीज से। दैट इज कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड सेकंड इज योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी। कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से बिजनेस किस टाइम पर कॉस्ट थ्योरी को यूज़ करती हैं और कौन सी कंपनीज, कौन से बिजनेस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। According to cost theory, capitalization of a company is determined by adding the initial actual expenses to be incurred in setting up a business enterprise. एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, जैसे फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए प्लांट हो गया आपका, मशीनरी हो गया, गुडविल हो गई, फर्नीचर हो गया, और एक बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टोटल कॉस्ट को जो फिक्स एसेट्स में आती है आपकी और वर्किंग कैपिटल की टोटल कॉस्ट को मिलाकर उस कंपनी की क्या बनती है, कैपिटलाइजेशन। In other words, the original outlay incurred on various items becomes the basis for determining the capitalization of a company. एक कंपनी का कितना ओरिजिनल टोटल आउटले है स्टार्टिंग में एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उससे पता लगता है उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन का। अगर एक कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए उनके पास टोटल एडिक्वेट फंड्स हैं, मतलब एक कंपनी क्या है, एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड। If the funds raised are sufficient to meet
initial cost and day-to-day expenses, the company is said to be adequately capitalized. कि अगर एक कंपनी के पास sufficient funds हैं एक कंपनी को रन करने के लिए, उसके डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए, मतलब एक कंपनी क्या है, एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड। अब बात आ गई कॉस्ट थ्योरी कौन सी कंपनीज के लिए हेल्पफुल है। दिस थ्योरी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू कंपनीज। वो कंपनीज जो अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहती हैं, स्टार्ट करना चाहती हैं, क्योंकि इस थ्योरी से हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी को इनिशियली कितनी अमाउंट चाहिए एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए। दिस थ्योरी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यू कंपनीज as it facilitates the calculation of the amount of funds to be raised initially। कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल कितनी अमाउंट चाहिए वो हमें पता लगता है कॉस्ट थ्योरी में, कि इनिशियली उनकी कितनी कॉस्ट आएगी एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो हमें पता लगता है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन से। तो कॉस्ट थ्योरी उन कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है जो न्यू कंपनीज होती हैं। मीन्स कॉस्ट थ्योरी में एक कंपनी की नेटवर्थ क्या नेटवर्क है उसको कैलकुलेट नहीं करते कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी आएगी। अब ये तो उन्होंने पता लगा लिया कि उनको इनिशियली कितनी कॉस्ट चाहिए, बट उस कॉस्ट से वो कितना अमाउंट अर्न कर पाएंगे, क्या उनके प्रॉफिट्स होंगे, वो हमें कॉस्ट थ्योरी से पता नहीं लगता। देखो, बट इट फेल्स टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर असेसिंग द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस इन रियल टर्म्स। कॉस्ट थ्योरी से एक कंपनी की इनिशियल कॉस्ट के बारे में तो पता लगता है, बट फ्यूचर में क्या कॉस्ट आएगी, उनकी क्या अर्निंग्स होंगी, वो हमें कॉस्ट थ्योरी से पता नहीं लगता। It fails to provide the basis for assessing the net worth of the business in real terms। कि कंपनी की फ्यूचर्स में क्या अर्निंग्स होंगी, उस अर्निंग्स के बारे में जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, तो क्या उन्होंने अपने कैपिटल को एडिक्वेटली यूज़ किया है, क्या उन्होंने इतना प्रॉपर यूज़ किया कि उनको इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, तो उसका हमें कॉस्ट थ्योरी से पता नहीं लगता। कॉस्ट थ्योरी में सिर्फ हमें यही पता लगता है कि इनिशियली एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, फिक्स एसेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, सिर्फ वो हमें पता लगता है कॉस्ट थ्योरी से। उसके बेसिस पर एक बिजनेस अपनी कैपिटलाइजेशन को इवैल्यूएट करती है। तो कॉस्ट थ्योरी किसके लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ न्यू कंपनीज के लिए। जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं आपकी, जो गोइंग कंसर्न्स हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए कॉस्ट थ्योरी बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ एसेट्स को इन्फ्लेटेड मीन्स हमने कॉस्टली उनको परचेज किया है, इन्फ्लेटेड प्राइस पर परचेज किया है, तो वो एसेट सपोज करो अगर वो अनयूज रही, मीन्स कंपनी ने उन एसेट्स को फुली यूटिलाइज नहीं किया, तो उनसे अर्निंग्स भी लो आएंगी। तो कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर, उन फिक्स एसेट्स पर, तो उनको उन फिक्स एसेट्स पर फेयर रिटर्न नहीं मिला। तो इन डिफ़िकल्टीज़ को, इन शॉर्टकमिंग्स को रिड्यूस करने के लिए कौन सी अप्रोच बनाई गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी। इन ऑर्डर टू डू द वे with these difficulties and arrive at a correct figure of capitalization, earning approach is used। कि वो जो डिफ़िकल्टीज़ जो कॉस्ट थ्योरी में आती हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए, जो कॉस्ट थ्योरी को यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि हम इसमें एक बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इवैल्यूएट नहीं करते, तो उसके लिए कौन सी अप्रोच बनाई गई, अर्निंग अप्रोच। तो नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी। अर्निंग थ्योरी डिपेंड करती है कंपनी के प्रॉफिट्स पर। दिस थ्योरी assume that enterprise is expected to make profit। एक कंपनी की ट्रू वैल्यू डिपेंड करती है उस कंपनी की अर्निंग्स पर, उस कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी पर। अकॉर्डिंग टू इट, इट्स ट्रू वैल्यू डिपेंड अपॉन द कंपनीज अर्निंग एंड टू अर्निंग एंड इट्स अर्निंग कैपेसिटी। कि एक कंपनी, एक बिजनेस अपने एसेट्स को यूज़ करके कितना अर्न कर सकती है, कितने प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है, वो हमें पता लगता है अर्निंग थ्योरी से। वो होती है उसकी कैपिटलाइजेशन। द कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ इट्स एस्टिमेटेड अर्निंग। एक ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए
कैपिटल नीड्स को एस्टिमेट करने के लिए उसके फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं अपनी सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए कि फ्यूचर में उनको कितनी सेल्स होंगी, अगर जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी तो उतनी ज़्यादा उनको प्रॉफिट्स आएंगे, तो उसके लिए वो क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू, एक कंपनी की अर्निंग्स को फाइंड आउट करने के लिए, एक कंपनी की इनिशियल कैपिटल नीड्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है, एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्स की फोरकास्टिंग करते हैं कि हम फ्यूचर में कितनी सेल्स कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा क्या होंगी हमारी अर्निंग्स। तो एस्टिमेटेड अर्निंग्स फिगर्स को फाइंड करने के लिए कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो अपनी कंपनी की सिमिलर कंपनी की एक्चुअल अर्निंग्स को कंपेयर करता है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, देखो द फाइनेंशियल मैनेजर विल कंपेयर विद द एक्चुअल अर्निंग्स ऑफ अदर कंपनीज ऑफ द सिमिलर साइज एंड बिजनेस विद नेसेसरी एडजस्टमेंट। एक फाइनेंशियल मैनेजर अपनी अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपनी अर्निंग्स को एस्टिमेट करने के लिए वो जो सिमिलर बिजनेस होते हैं उनकी एक्चुअल अर्निंग्स के साथ क्या करता है, अपनी अर्निंग्स को कंपेयर करता है, एस्टिमेट करता है कि किस रेट पर सिमिलर कंपनी अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट करी है, उसी रेट को फाइनेंशियल मैनेजर यूज़ करके अपनी एक्चुअल अर्निंग को एस्टिमेट करता है। आफ्टर दिस रेट at which other companies in the same industry similarly situated are making earnings on their capital will be studied। कि दूसरी जो सिमिलर कंपनीज हैं वो किस रेट को यूज़ करके, क्या मेथड को यूज़ करके अपनी एक्चुअल अर्निंग्स को एस्टिमेट कर रही है। एक फाइनेंशियल मैनेजर उसी सिमिलर मेथड को यूज़ करके वो अपनी एक्चुअल अर्निंग्स को, कि फ्यूचर में उसको कितने प्रॉफिट्स होंगे, कितनी अर्निंग्स होगी, वो उसको एस्टिमेट कर सकता है। This rate is then applied to the company's estimated earnings for determining its capitalization। कि अपनी कैपिटलाइजेशन को निकालने के लिए वो क्या करता है, अर्निंग्स को एस्टिमेट करता है, फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करता है। तो अर्निंग थ्योरी में कैपिटलाइजेशन को डिटर्मिन करने के लिए हम दो फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। Under the earning theory of capitalization, two factors are generally taken into account to determine the capitalization। कैपिटलाइजेशन को डिटर्मिन करने के लिए दो फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट इज योर हाउ मच द बिजनेस इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, कि एक बिजनेस कितनी कैपेबल है, वो कितना प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है, उसकी क्या अर्निंग कैपेसिटी है। सेकेंड, व्हाट इज द फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज, कि उनका फेयर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कितनी वो अर्निंग्स कर सकती है, अर्निंग कैपेसिटी उसकी क्या है। तो अर्निंग थ्योरी किसके लिए बेनिफिशियल है, द अर्निंग थ्योरी इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। एग्जिस्टिंग कंपनीज जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रही है वो अपने बैलेंस शीट को, अपने जो फाइनेंशियल उनका डाटा होता है उसको कंपेयर करके, अपने प्रॉफिट्स को कंपेयर करके वो एस्टिमेट कर सकती है कि उनको फ्यूचर में कितनी अर्निंग्स होंगी, उनकी क्या अर्निंग कैपेसिटी है। So earning theory is more appropriate for existing company as it is difficult to calculate the amount of capitalization which is depend upon the rate on which the earning of the company is estimated। कि जो हमारे न्यू कंपनीज है अब उनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं होता कि उन्होंने लास्ट ईयर में कितने प्रॉफिट्स अर्न किए, तो उनके लिए इस थ्योरी को यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट वहीं पर जो गोइंग कंसर्न्स होती हैं, वो कंपनीज जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं, जिनका बैकग्राउंड भी है, वो अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को कंपेयर करके वो फ्यूचर में उनको कितने प्रॉफिट्स होंगे वो उसको एस्टिमेट कर सकती है। न्यू कंपनीज कैन नॉट डिपेंड अपॉन दिस थ्योरी, जो न्यू कंपनीज होती हैं वो इस थ्योरी पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनको फ्यूचर में कितनी अर्निंग्स होंगे, वो अपनी अर्निंग्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनका जो बिज़नेस है वो नया है, न्यू बिज़नेस है, न्यू कंपनीज हैं, इसलिए उनको इस थ्योरी को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है।
तुम कह सकते हैं कि एक फर्म को रन करने के लिए उनकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए। मींस उनके पास इतने सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि वो अपनी फिक्स एसेट्स को, अपनी वर्किंग कैपिटल का जो उनकी कॉस्ट है उसको बियर कर सके, प्रॉफिट्स अर्न कर सके, अपने शेयर होल्डर्स को एक फेयर रिटर्न दे सके, उनको डिविडेंड्स दे सके। अगर एक कंपनी इन सब, उनके पास इतने सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, मतलब एक कंपनी क्या है, एडिक्वेटली capitalized. So, as regards to capitalization, it is often said that a concern should neither be over capitalized nor under capitalized. कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए कि वो अनयूज्ड पड़ा जाए, अनयूज्ड पड़ा रहे, जिसको हम यूज़ करके उससे हमारे अर्निंग्स ही कम होती हैं। वहीं पर अंडर कैपिटलाइज भी नहीं होना चाहिए। अंडर कैपिटलाइज मीन्स कि उनके पास इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं कि वो अपनी पेमेंट्स कर पा रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ना ही एक कंपनी ओवर कैपिटलाइज होनी चाहिए, उसकी ना ही अंडर कैपिटलाइज होनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज टू अचीव फेयर कैपिटलाइजेशन। कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फेयर कैपिटलाइजेशन करना, एक एडिक्वेट कैपिटलाइजेशन करना। तो फेयर कैपिटलाइजेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ करेंगे ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन।